इधर देखो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, निरंतर भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर रही थी। और इसी दरमियान महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था, 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल के अंदर उपवास प्रारंभ कर दिया। कितने दिन का उपवास था, 21 दिन का। किस लिए किया गया था गांधी जी के द्वारा उपवास? जो सरकारी दमन चक्र चल रहा था उसके विरोध के अंदर 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने 21 दिन का क्या कर दिया था, उपवास प्रारंभ कर दिया था। अब देखो इधर सरकार क्या कर रही, अंग्रेज सरकार गांधी जी पर दबाव डाल रही थी कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हिंसात्मक गतिविधियों की क्या करे, भर्त्सना करे। यानी इसके अंदर आंदोलन के दौरान जो हिंसा हो रही थी उसकी निंदा करें। लेकिन गांधी जी का इससे अलग ही विचार था। गांधी जी ने ऐसा करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था इनकार? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आंदोलन के हिंसक रूप के लिए ब्रिटेन सरकार जिम्मेदार थी। कौन थी? जो ब्रिटेन सरकार है, जिसने क्या किया था, उसकी जो नीति है, जो उसकी दमनकारी नीति है, वही इसके लिए क्या थी, जिम्मेदार थी। यानी हिंसक रूप के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार थी। यानी ब्रिटिश सरकार का जो दमन चक्र था वही इसके लिए क्या था, जिम्मेदार था। यानी इस हिंसा के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, नहीं इसके लिए उत्तरदायी है आंदोलनकारी। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं वही इस हिंसा के लिए उत्तरदायी। इस कारण वो किसी भी प्रकार की इसकी क्या करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। इधर गांधी जी की रिहाई की मांग क्या होने लगी, उठने लगी। लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग तरफ से इसकी गांधी जी की जो रिहाई की बात की जाने लगी। क्योंकि गांधी जी की जो उपवास की खबर है जब देशवासियों को मालूम हुई तो देशवासी आक्रोश से भर उठे थे और जगह जगह प्रदर्शन, हड़तालें और जुलूसों का आयोजन किया गया। यहाँ तक कि विदेशों में भी गांधी जी के उपवास की जो खबर है उस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई और वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गांधी जी को छोड़ने की क्या की थी, मांग की थी। लेकिन इधर जो ब्रिटिश सरकार थी वो तो यहाँ पर गांधी जी को मारने पर तुली हुई थी। इसी कारण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्य कौन कौन से, एम एच एनी, एन आर सरकार और HP मोदी, इन तीनों ने ही क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो अब देखो, एक तरफ तो भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग गांधी जी की जो रिहाई की मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ की ओर ब्रिटिश सरकार गांधी जी के क्या कर रही थी, अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो चाहती ये थी कि ये कांटा है जो हमारे बीच में, ये कांटा ही निकल जाए। इसी कारण वो चाहती थी कि गांधी जी के साथ में किसी भी प्रकार का क्या किया जाए, समझौता नहीं किया जाए और गांधी जी को वो हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती थी। इसकी बेपरवाही ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उसकी घोषणा से भी हमें पता मिलती है। उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे तो ऐसे वक्त में हम एक कम वक्त बुढ़े के आगे कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा से हमारा क्या रहा है, दुश्मन रहा है। यानी ब्रिटिश सरकार अब गांधी जी को मारने पर तुली हुई थी। यानी गांधी जी, परंतु गांधी जी हमेशा की तरह उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को चकमा दे दिया। यानी ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए गांधी जी ने 7 मार्च 1943 को जो अपना अनशन है उस अनशन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। बाद में ब्रिटिश सरकार को गांधी जी को उनकी बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को उन्हें क्या करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। यानी इस दिन उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हो चुकी थी, जब गांधी जी जेल से रिहा होकर के बाहर आए तब तक उनकी पत्नी कस्तूरबा, उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। अब देखते हैं अगला पार्ट इसमें। तो कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन के समय हुई हिंसात्मक जो गतिविधियां, उसका उत्तरदायित्व क्या है, अपने ऊपर स्वीकार नहीं किया था। और इस आंदोलन को जो कुचलने के लिए सरकार ने क्या दिखाई थी, बड़ी क्रूरता दिखाई थी। जितनी क्रूरता दिखाई, उसने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां, मशीन गंजों के द्वारा गोलियां चलाई गई, उन पर वायुयानों के द्वारा, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से उन पर क्या बरसाए गए, बम बरसाए गए। इसके अलावा बंदी बनाए गए जो आंदोलनकारियों को बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से उनका क्या किया था, दमन, यानी उन्हें यातनाएं दी। विद्रोही गांव से भारी जुर्माना वसूला, विद्रोही गांव को जला दिया गया, लोगों के घरों को नष्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो अपना दमन है उस दमन का नंगा नाच यहाँ पर खेला था। 1942 के अंत तक 60,000 से अधिक, कितने, 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार
किया जा चुका था। पुलिस और सेना की गोलीबारी में लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे। तो एक आंकड़ा था, बाकी इससे अधिक भी इसकी जनसंख्या हो सकती है कि और भी ज़्यादा लोग मारे गए। अगली अब कड़ी देखेंगे, इस आंदोलन के अंदर किसने भाग लिया, कौन समर्थन में था, कौन विरोध में था, उसकी हम बात करेंगे। पहले देखेंगे मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की इस आंदोलन में निरपेक्षता की नीति थी, यानी मुस्लिम लीग इससे अलग रहने वाली थी। मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन से क्या रहे, बिल्कुल अलग रहे, इसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि उनका मानना था कि अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो फिर भारत में क्या हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। इस कारण उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इस भारत छोड़ो आंदोलन से क्या रहे, अलग रहे। इस कारण मुसलमानों की इसमें भागीदारी नाम मात्र की थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे, तब जिन्ना ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग अपनी पार्टी उसके द्वारा क्या करवाया, उसको कहा कि मुस्लिम लीग को कहा कि 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाए। डेट ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था, तो मुस्लिम दिवस जो लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। इधर अलग दूसरे दल यानी साम्यवादियों की, तो साम्यवादियों ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेने को कहा। क्यों कहा, क्योंकि इस समय तक रूस है वो मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड आदि इन देशों की तरफ से जो इस विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो चुका था। इस कारण जो साम्यवादी लोग उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इसके अलावा कम्युनिस्ट, ये तो इससे आगे चल कर के क्या थे, ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध किससे था, उसका संबंध ही सोवियत संघ से था। तो वो, और सोवियत संघ क्या था, युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की ओर से उसमें शामिल था। अब देखें, ये कुछ संगठन थे जिनके बारे में देखा हमने। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अब देखो, इस आंदोलन का जो प्रचार, इसकी क्या थी भूमिका, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेतृत्व विहीन ये आंदोलन भारतीय जनता के साथ में क्या था, जनता का जो संघर्ष है, संघर्ष एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण था। क्योंकि 9 अगस्त को प्रात ही जो सवेरा होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद लोगों ने, नेतृत्वहीन लोगों ने स्वतःस्फूर्त आंदोलन चलाया था, जो लोगों के अंदर इस भावना को दृढ़ करता था तक अब वो किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन करने को तैयार नहीं है। यानी अब संपूर्ण भारतीय क्या है, केवल और केवल स्वतंत्रता ही चाहते हैं। इसकी व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज ये समझने लगे कि भारत में अब उनका शासन अधिक दिनों तक नहीं चल देगा, यानी अब वो थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं और उनको अपना बोरिया बिस्तर अब क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। इसमें विभिन्न वर्ग जैसे युवा लोगों ने एक दूसरे को संदेश पहुंचाया और संपर्क का कार्य किया था। महिलाओं ने भी संघर्ष में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। किसानों आदि सभी वर्गों ने क्या किया, बड़ी वीरता से इस आंदोलन में भाग लिया था। किसानों ने कर नहीं देने का आंदोलन जैसे चलाए थे और इसमें क्या की थी, अपनी यातनाएं सहन की थी, लेकिन सरकारी प्रतिरोध का निरंतर उन्होंने सामना किया था। ये आंदोलन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल आदि स्थानों किसान सक्रिय रहे, लेकिन विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों ने इसमें बड़ी संख्या के अंदर भाग लिया था। किसानों के अलावा और वर्गों की बात करें तो उसमें जमींदार वर्ग, तो बड़े जमींदारों के अंदर जो दरभंगा के राजा थे, उन्होंने क्या की थी, सरकार को सहायता नहीं दी थी। यानी वो किसके प्रति उनकी सहानुभूति थी, इस आंदोलनकारियों के प्रति, और उन्होंने गिरफ्तार लोगों की क्या की थी, मदद की थी। यानी कुछ एक ऐसे जो लोग थे जिन्होंने जमींदार वर्ग के अंदर उन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अरुणा, सपले, सुचिता क्रमलाल जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर के कार्य किया। जो भूमिगत स्टेशन रेडियो उसका संचालन किया, जिसमें उषा मेहता जो कांग्रेस की रेडियो चलाने वाले समूह की ये क्या थी, सदस्य। इसकी जो रेडियो चलाने वाला कांग्रेस का समूह था, इसकी ये प्रमुख सदस्य थी, और जिसकी भूमिका भी इस आंदोलन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि राम मनोहर जो लोहिया थे वो नियमित रूप से रेडियो पर क्या करते थे, कार्यक्रम प्रचारित किया करते थे, और इसमें सहयोग करने का काम ये उस समय था जैसी महिलाएं यहाँ पर किया करती थी। अब मजदूर वर्ग की देखेंगे तो मजदूर वर्ग की भूमिका भी इस आंदोलन में सक्रिय थी। उसने हड़ताल में, बहिष्कार, इन सभी कार्यक्रमों के अंदर मजदूर कर्ताओं ने क्या किया था, भाग लिया था। जैसे अहमदाबाद, बम्बई, जमशेदपुर आदि स्थानों पर कारखाने कई दिनों तक बंद रहे। इन लोगों ने क्या की, हड़ताल। अहमदाबाद में लगभग 3.5 महीने तक क्या रहे थे, कारखाने बंद रहे थे। तो इस तरीके से जो भारत का जो सभी वर्ग है, उन सभी वर्गों ने क्या किया था, जो इस भारत छोड़ो आंदोलन ने इसमें महत्वपूर्ण रूप से क्या किया था, भाग लिया था।
विद्यार्थियों ने इस आंदोलन का संदेश क्या किया था, गांवों गांवों तक घूम करके फैलाता है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखना कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता ये है, वो सफलता क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता की मांग अब राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम मांग बन गई, पहली मांग बन गई। अब डोमिनियन स्टेट वगैरह जैसी कोई बात नहीं थी। अब भारतीय लोग क्या चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता। वो अंग्रेजों को भारत में नहीं चाहते थे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। इसके लिए अब वो क्या करेंगे, विवश करेंगे। ब्रिटिश सरकार से अब क्या सत्ता हस्तांतरण पर ही बात की जाने लगी, और किसी बात पर न डोमिनियन स्टेट के लिए, न और किसी सुविधाओं के लिए, या न कोई और नए अधिनियम के लिए किसी प्रकार की अब भारतीयों को चाह नहीं थी। भारतीयों को एक ही चाह थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए, यानी अंग्रेज हमें हमारी सत्ता सौंप दे, हम हमारी सत्ता अब अपने हिसाब से चलाएंगे। और इस स्वतंत्रता के लिए जनता बड़े से बड़ा बलिदान करने को भी अब तैयार हो गई थी। तो इस दृष्टि से अंग्रेज भी बड़े घबरा गए थे, और अंग्रेजों ने ये अपने मन में मान ही लिया था कि अब ज़्यादा दिन तक हम भारत में नहीं रह पाएंगे, और जल्दी ही भारतीयों को आज़ादी प्रदान करनी होगी। हालांकि इसमें 5 साल और लग गए, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लोगों के अंदर आक्रोश जगाने में, लोगों को संगठित करने में, और विदेशी शासन का जो प्रतिकार करने की भावना जागृत की थी, उस संघर्ष के लिए उन्हें तैयार किया था। और जिसका कारण, यानी जिस जनता के इस आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम देखेंगे वेवेल योजना और शिमला समझौता। धन्यवाद।